एवरीवन। हम लौट आए अपने फिर से अपने इस शो के साथ, बीबीटी टॉक शो के साथ। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं अभिषेक जैन। तो सर आपका स्वागत करते हैं पहले तो हमारे शो के अंदर। तो सर बहुत पहले तो शुक्रिया। हाँ जी, तो अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स जान सकें कि अभिषेक जैन एक्चुअली में क्या-क्या करते हैं, राइटर हैं और उसके साथ वो क्या-क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। ये काफी अच्छा मंच है। मैंने यहाँ काफी लोगों को देखा है, काफी अनुभवी लोग भी हैं, उनके शब्दों में दिखाई देता है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने ऐसा मंच खड़ा किया राइटर्स के लिए। थैंक यू। और मेरे बारे में बस इतना सा है कि मैं एक राजस्थान में पला बड़ा लड़का हूँ। मैं एक राइटर हूँ जो शौक से लिखता हूँ। लिखना मेरे लिए सिर्फ एक शौक है। मैंने कभी इसको व्यावसायिक तौर पे नहीं देखा, पर मैंने अपने आसपास से सीखा। साथ में मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट पे। ओके। बस इतनी इतनी सी मेरी कहानी है। जी सर, बहुत थैंक यू सो मच इंट्रोडक्शन देने के लिए आपकी। सबसे पहले जो मैं जानना चाहूंगी आपके करियर के बारे में। जब आपने अपना स्टडीज खत्म की तो आपका पहला क्या राय था कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए? राइटिंग के फील्ड में आप कैसे फिर आ गए अचानक से? तो क्या आपने सोचा? राइटिंग के फील्ड में तो मैं एक्चुअली बचपन से ही जुड़ा हुआ था। मैं आप ऐसा कह सकते हैं कि कुछ क्लास में बच्चे होते हैं जो अलग से बैठा करते हैं, अलग से पढ़ा करते हैं, उन्हीं में से मैं एक था। काफी लोग थे जो राय लेने आते थे, या स्कूल में एंट्रिंग वगैरह हुई या कुछ हुई तो मैं ही करता था। जी, तो जी, जी। वहीं से मैंने डायलॉग्स लिखने शुरू किए, 2 लीनियर 4 लीनियर कोट्स लिखे। फिर अभी कोरोना टाइम में कुछ अचानक ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे बुक के लिए ऑफर किया। ओके, मेरे लिए बिल्कुल एक सरप्राइजिंग और नया केस था। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। फिर मैंने पहली पोइट्री लिखी जो करीबन 30 लाइन की थी। ओह ग्रेट। मतलब और पहली पोएट्री इतनी लंबी लिखना मुश्किल काम होता है थोड़ा, पर आपने लिख क्योंकि ली। मुझे नहीं पता था ना कि पोइट्री लिखनी कैसी, क्योंकि मैं 2 लीनियर्स या कोट्स ही लिखा करता था। ओके। फिर वहां से मेरा राइटिंग फील्ड चालू हो गया। अच्छा, तो वहां उसके बाद से मैंने बैक टू बैक बुक। जर्नी जी। शुरू हो गई फिर आप लिखते गए। फिर मैं लिखता गया। जी। तो ये बताइए कि जब आपने लिखना शुरू किया तो फैमिली का सपोर्ट कैसा था? फैमिली को कैसा लगता? जब आप लिख के उनको कुछ पढ़ के सुनाते तो फैमिली को क्या लगता था? फैमिली हमेशा मेरी सपोर्टिव रही है। तो कई बार ऐसा हुआ, मेरी दीदी एक्चुअली वो खुद भी लिखते हैं, तो कई ओके। बार उनके गाइडेंस में मैंने लिखा, उनके गाइडेंस में मैंने एंकरिंग वगैरह भी करी। तो फैमिली काफी सपोर्टिव रही। पापा को भी पढ़ने का शौक था, तो पहली किताब जब मेरी बुक छप के हाथ में आई थी, सबसे पहले पापा को दिखाई थी। पापा के हाथ जस्ट लाइक ऐसे शेक कर रहे थे कि ये क्या ओह देख वाओ! रहा हूँ मैं। दैट्स ग्रेट। मैंने कहा पापा आप, सपना था उनके ये बेटे मेरी की किताब पहली बुक। हाँ, हाँ। है, ये पहली बुक है। हाँ, ये बहुत खुशी होती है जब माता-पिता अपने बच्चों की कुछ ऐसे सफलता देखते हैं क्योंकि उनकी सफलता दुनिया तक पहुँचती है वो। तो बहुत बड़ी बात होती जी है वो। तो आपकी जी पहली बिल्कुल। पुस्तक जो थी एज़ अ कंपाइलर के फॉर्म में आई या आपकी सेल्फ पूरी बुक आपने खुद लिखी थी? नहीं, मेरी फर्स्ट बुक जो आई थी वो एज ए ऑथर आई थी, वही जिसने मुझे ऑफर किया था। मतलब ओके। मेरे कहा था पापा देखो मेरी फर्स्ट पोइट्री छपी है। याद है आपको जो उस बुक के अंदर आपकी पोएट्री छपी थी उसकी कुछ पंक्तियाँ अगर याद हो तो? उसकी पंक्तियाँ कुछ प्यार के ऊपर थी कि हाँ मुझे उससे प्यार हो गया था। पनघट पे एक एहसास हुआ था मसीहा की तरह। ये काफी लंबी वो पोइट्री थी। मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ अगर आप चाहें तो, लेकिन मुझे ढूंढनी पड़ेगी कहाँ है। ऐसा कुछ याद नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मेरी पोइट्रीज थोड़ी हाँ जी, लंबी वैसे होती है। गजल टाइप में लंबी जी, होती है। बिल्कुल, बिल्कुल लेंथी पोएट्री लिखते हैं आप। तो जब आपने जी। राइटिंग करियर की आपने शुरुआत की, उस समय आप जो अपने मतलब दूसरे करियर के अंदर क्या कर रहे थे? एज़ अ प्रोफेशनली आप क्या कर रहे थे उस समय? उस समय मैं एज ए प्रोफेशनल एक टीचर था। मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट था, जो मैं पढ़ाता था अकाउंट्स। ओके, अच्छा आप पढ़ाते थे। तो फिर तो आपको और भी मज़ा आता होगा, अपनी पोएट्रीज़ आप बच्चों को भी सुना सकते थे। नहीं, एक्चुअली यहाँ बच्चे आते हैं अकाउंट्स के, तो उनको मैथ से मतलब था। सही है, तो फिर आपको कोई अकाउंट्स और मैथ्स पे भी लिख देनी चाहिए थी पोएट्री। हाँ, आइडिया अच्छा, ट्राई करेंगे।
कुछ कॉमेडी भी बन सकता है, जैसे सारे क्वेश्चंस इतना परेशान करते हैं बच्चों को, तो उसके रिलेटेड भी हो सकता है कुछ। बिल्कुल। हाँ जी। तो नेक्स्ट जो मैं जानना चाहती हूँ, जैसे आपने उसके बाद ये अपना फील्ड चेंज किया एज़ अ टीचर से आप दूसरे फील्ड में आए, तो आपको उसमें समय मिलता है अपनी राइटिंग्स करने के लिए या काफ़ी व्यस्त रहते हैं उसके अंदर? उसमें आपको पता आप काफ़ी टाइम से मुझसे जुड़े हैं, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा सही बात है। मैंने भी देखा है, बिज़ी हो जाते हो, कभी आने की कोशिश होती है पर रह जाती है कोशिश। है। बिल्कुल रह जाती है कोशिश। वही बात है जैसे कल भी आपका ओपन माइक था, आने का पूरा मन था, लिखा भी था मैंने। पता है वो डायरी ही मेरे ऑफिस टेबल पे ही रह गई और तुरंत कल कलेक्टर की वीसी आ गई, मैं वहाँ चला गया। ये तो है, ये तो करना पड़ता है, फिर काम आ जाए तो फिर बाकी शौक छोड़ना पड़ता है उस समय। जी, बिल्कुल। तो आपने एज़ अ कंपाइलर अभी तक कंपाइलर जैसे या ऑथर के फॉर्म में आपने अभी तक कितनी बुक्स आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, पब्लिश हो चुकी हैं अभी तक? एज़ ए ऑथर अप्रॉक्स 50 तो आ चुकी। एज़ ओह! कंपाइलर ऑलमोस्ट 13 टू 14 कंपाइल कर चुका मैं, वाओ! या दैट्स शायद ग्रेट, ज़्यादा। और कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और कॉथ और सेल्फ सोलो बुक आ चुकी 5। अच्छा 5 सोलो बुक भी आ चुकी है आपकी, ओके। उनके नाम जी, अगर बिल्कुल बताना ये चाहें तो आप? जी, इनका नाम आईना, दृष्टि, क्षितिज, अधूरे एहसास और अधूरा अल्फाज। इवन ये तब पाँचों मेरे पास पड़ी भी है इस वक़्त। तो उनमें से फिर एक कविता तो बनती है, कोई भी एक जो आपकी फेवरेट हो। फेवरेट तो लगभग सारी है मेरी। कोई भी सुना दीजिए फिर हम रेडी हैं सुनने के लिए। जी, बिल्कुल। चलो तो आपके पेज खुला है और जस्ट कुछ लिखा हुआ आया है मेरे पास। जी, ये जी, जी। स्कूल का पहला दिन, ये मेरी ही पब्लिश्ड बुक है। ओके, ये आपकी जी, सोलो बुक है, राइट? जी, बिल्कुल ये मेरी सोलो बुक है। आपने डीपीएम देखा होगा, पहला राइट, यही राइट, राइट। हाँ जी, देखिए बिल्कुल है, सबसे पहले यही है। है। जी, तो अगर आप चाहें तो मैं अपना सामने रखूँ अपनी कविता को। हाँ जी, बिल्कुल। जी, ये कुछ स्कूल के पहले दिन से संबंधित है। शायद आप लोग का भी ऐसा ही बीता होगा। कि जी। कैसे भूल सकता हूँ वह दिन जब पहली बार घर वालों से दूर मुझे अकेला छोड़ा जा रहा था। कैसे भूल सकता हूँ वह दिन जब पहली बार घर वालों से दूर मुझे अकेला छोड़ा जा रहा था। सहमा सा में सुबह 4 बजे से बस रोए जा रहा था। डर रहा था लेट होने के लिए, या शायद माँ से दूरी और भूख से मैं बिलख रहा था। तभी पापा की गुस्से भरी आंखें देखी थी। तब मासूम सा मैं बेहद डरा था। आज तक वह डर मेरे अंदर छुपा है। पिता के आगे मेरा आत्मविश्वास गिरा है। तभी माँ ने गर्म पानी से नहला दिया था। मैं रोता फूला सा मासूम सा चेहरा लिए भीगा था। फिर तेल से बालों को चिपका कर माँ ने मेरा माथा चूमा था। और छोटी निक्कर पहने मैं सहमा सा खड़ा था। बहनें भी मुझे देखकर हंस रही थी। प्यार से उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी थी। साथ लेकर वह अपने संग मुझे स्कूल की ओर फिर ले चली थी। मैं भी डरता रोता कदम बढ़ा रहा था। पता ना था कि माँ से दूर मुझे कहाँ ले जाया जा रहा था। मुंह फुलाकर मैं विद्यालय पहुंच गया। दीदी ने एक बच्चों के कमरे में बिठाकर मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं सहमा सा एक कोने में बैठ गया। तभी मेरे जैसा ही एक लड़का मेरे करीब आया था। अंकित नाम था उसका, जो परिवार से अलग बाहरी लोगों में मेरा पहला दोस्त बना था। उसने मुझसे कुछ कहा था, याद नहीं, पर मेरा फूला मुंह तब हंसा था। उसके आगे क्या हुआ वो मुझे अब याद नहीं, पर स्कूल का वो पहला दिन मैं कभी भूला नहीं। अगले दिन की तो तुम बात ना पूछो। सोया रहा मैं बिस्तर में जानबूझ कर कि आज मुझे वहां ना जाना पड़े। सही है। पड़ोस के बच्चे भी मुझे उठाने आए थे। 4 बजे लेट होने वाला, 9 बजे तक मैं सोया। और फिर गूंजती पिता की डांट ने मेरी नींद को तोड़ा था। खुली जब आंखें तो सामने मेरे अध्यापक का चेहरा था। समझ ना आया हुआ क्या उस दिन। मैं सोया तो था घर में, पर उठा स्कूल में था। सब हंस रहे थे मुझ पर और मैं फिर सहमा था। और तब राजेश्वरी ने मेरा हाथ थामा था।
उससे होती शरारत और साथ निभाते अंकित ने मेरा स्कूल में दिन अच्छा बनाया था। उसके बाद से मैं कभी स्कूल से ना घबराया था। आज याद आता है जब वो दिन लुभावना तो लबों पर हंसी आ जाती और सोचता हूँ क्या उस पल बच्चे पर बीतती। कोशिश करूंगा बदल सकूं इस डर को मैं आने वाली पीढ़ी में, ताकि जी सके वे जिंदगी को अपनी ही मर्जी की दुनिया में। स्कूल का वह पहला दिन अक्सर याद आता है और लबों पर याद सजा दो पल मुझे सुकून दे जाता है। लबों पर याद सजा और दो पल मुझे सुकून दे जाता है। बहुत सुंदर। सच में आप बोल रहे थे सेम इमेजिनेशन हो रहा था, सबके साथ यही होता है, सबके साथ। मतलब जब भी हम लोग पहले दिन जाते हैं तो लगता ही नहीं, पता नहीं पेरेंट्स कहाँ छोड़ने जा रहे हैं, कि क्या हमसे प्यार नहीं करते, हमें ऐसे छोड़ा है जाके इन लोगों के बीच में। जी तो बिल्कुल ऐसे लगता है। तो मतलब आपके जो मित्र बने अभी तक भी वो हैं आपके साथ के नहीं, अब छूट चुके हैं? जी बिल्कुल, अभी भी वो दोनों आज भी मेरे साथ हैं। वाओ! दैट्स ग्रेट। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, बचपन में पहली बार जिनको दोस्त बनाया वो अभी तक साथ रहें, बहुत बड़ी बात होती है। और जी बिल्कुल। दोस्तों को कैसे लगती हैं आपकी कविताएँ? जब आप उनको सुनाते हैं, बैठते हैं, तो क्या लगता है उनको? तो बस ये कहते हैं हो गया इसका ज्ञान शुरू। हाँ, दोस्त तो टाँग खींचते ही हैं। बिल्कुल। उनके पास तो पूरा हक होता है तंग करने का, टाँग खींचने का, उनके पास पूरा जी होता है। बिल्कुल। तो वैसे आपका फेवरेट, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेट आपका जो जॉनर क्या है? किस आप ज़्यादा फील्ड में ज़्यादा लिखते हैं? जैसे किसी के होती हैं वीर रस की कविताएँ, कोई भक्ति रस में लिखता है, कोई प्रेम रस में लिखता है। आप किस रस में ज़्यादा कविताएँ जी। लिखते हैं? हाँ, जैसा कि आपने मेरी कविताओं में देखा होगा कोई रस नहीं। मैं बस आसपास की चीजों से सीखता हूँ। जैसे मैंने अभी स्टोरी बताई स्कूल के फर्स्ट डे की, ये कोई पोइट्री का टॉपिक नहीं है, किसी रस का टॉपिक नहीं है, बस एक जी। घटना थी जो हुई। हाँ, ये बस आपकी मैं ऐसे भावनाएँ ही हैं। लिखता हूँ। बिल्कुल। नहीं, जैसे जी मैंने तो आपकी मैं बस। लव के ऊपर भी सुन चुकी हूँ आपको पहले, या सोशल इश्यूज़ पे भी सुना है आपको। तो वो आप लिखते हो तो वो मतलब किस फ़ील्ड में आपको लगता है कि जी आप फटाफट से कोई कविता लिख पर्टिक देते हो, जब देखते हो कुछ ऐसा अपने आस-पास? ऐसा कहें कि मैं कभी भी लिख सकता हूँ। आप मुझे अभी कहेंगे इस चाबी पे लिखना, मैं ऐसे ही लिख दूंगा। अच्छा, इस पे भी लिख देंगे, वाओ दैट्स ग्रेट। मतलब ऐसे कभी कम मिलते हैं कि मतलब जो भी दे जी दो उस पे ही लिख देंगे। वाओ वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मतलब बहुत अच्छी आपके बिल्कुल। अंदर ये आपकी कला है, जो आप इतना कर रहे हो अभी तक। इतनी बुक्स आपकी जो हमने सुना कि प्रकाशित हो चुकी हैं, मतलब दैट्स वेरी वंडरफुल। आपने किया है, आपकी मेहनत है जो आप अभी भी कर रहे हो अपने काम के साथ साथ। तो बस ये आप सबकी दुआएं और साथ है कि ये चल रहा है। जैसे आपने लिखी, तो आपको कोई अंदाजा है कि अभी तक आप कितनी कविताएं लिख चुके होंगे? कभी काउंट किया है आपने इसको? कभी काउंट तो नहीं किया पर अंदाजन 1 2 3 4 5 6 7 और मिनिमम इसमें 20 22 तो होगी। 300 तो हो गई होगी अरे वाह! जो मेरे सामने है। अच्छा, जो आपके सामने अभी और कितनी लिख दी होंगी वो पता नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत-बहुत बाकी कितनी पता नहीं। सही बात नहीं, आप बहुत अच्छा लिखते हो। मैंने काफ़ी बार आपको सुना है, पढ़ा भी है आपको मैंने अलग-अलग, जब हम लोग अलग ग्रुप्स में देखते बहुत हैं तो बहुत पढ़ा भी है। शुक्रिया, ऐसा बस लिख दे। हाँ जी, तो एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे राजस्थान की जो भूमि है वो अपने आप में कला से जुड़ी हुई भूमि है। वहाँ पे अगर हम बात करें वहाँ के गान की, या वहाँ के अपने एक राजपूतानी जो वहाँ पे हमेशा से रहा है, वहाँ की कविताएँ जब हम सुनते हैं, जहाँ राजाओं-महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपको क्या मिला है उस रूप में? राजस्थान की भूमि से आपने कौन-सा जो है आपको ये चीज़ मिली है आपके अंदर? राजस्थान की भूमि से मुझे अपनापन मिला है। जी। यहाँ की धरा में बहुत ज्यादा सौंधी खुशबू है, अपनेपन और प्रेम की जी, मिठास। बिल्कुल। यहाँ हालांकि राजस्थान को हमेशा शौर्य के रूप में देखा गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। पर मुझे राजस्थान की भूमि से प्रेम मिला है। जी, बिल्कुल। मतलब हमेशा जी राजस्थान की भूमि को तो अ, काफी रचनाओं में आपको दिख जाएगा ये असर। जी, 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 बिल्कुल। वीरों की भूमि कहा गया है, वहाँ पे इतने वीर प्रतापी राजा-महाराजा रहे हैं, जिन्होंने अपनी उनकी उनकी शौर्य गाथा इतनी बड़ी-बड़ी प्रसंग में, कविताओं के छंदों में लिखी गई हैं, जिनको पढ़ के हमारा मन हमेशा से ही मतलब हो जाती है, वो बहुत खुशी मिलती है उनको जब पढ़ते हैं। तो उस भूमि से आप आते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है।
बीबीटी मंच को आपने ज्वाइन किया, आपको क्या लगता है कि बीबीटी बाकी जो राइटर्स हैं उनके लिए कितना हम लोग अच्छा कर पा रहे हैं जो और कितना हमको करना चाहिए? हाँ, देखो बीबीटी बहुत अच्छा मंच है, अच्छे राइटर जुड़ रहे हैं और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं जो दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, ये मंच आगे बहुत ज्यादा सार्थक होने वाला है उन राइटर्स के लिए जो कहीं बोल नहीं पाते। बिल्कुल। राइटर्स तो बहुत है, हर गली गली में अपने को लिखने वाला मिलेगा, लेकिन उसको वो सार्थक मंच नहीं मिलता जहां से वो अपने शब्दों को दुनिया तक पढ़ा सके। जी, 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 और बीबीटी बिल्कुल। एक ऐसा ही मंच है। मैंने काफी मंच पे काम किया है, देखा है, खुद ने बना है, पर आपके पास जो राइटर्स वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं अनटच। तो आपने जो ग्राउंड लेवल से राइटर्स के लिए काम किया है वो बहुत अच्छा है। जी। आप इसे बढ़ाते रहो, मेरे लाइक कोई सही होगा तो मुझे जरूर बताएं। जी, 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 बिल्कुल, हम लोग बता बाकी देंगे, ज़रूर। क्योंकि हम तो जी छोड़ते नहीं हैं, जिनको हम जानते हैं उनको छोड़ते नहीं हैं, पकड़ ही लेंगे हम लोग। जी जी बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप सच में इतने अच्छे-अच्छे राइटर्स हैं, तो आपसे जो भी मिल सके तो हमें लेना चाहिए। हम सीखते हैं आप लोगों से सुन के, आपको देख के सीखते हैं हम लोग भी। अरे नहीं, मैं इतना अच्छा राइटर भी नहीं हूँ जितना आप मुझे मान दे रहे हैं। मैं बस लिख देता हूँ उन चीजों को जिसके बारे में लोग खुद नहीं देखना चाहते। जी, जैसे बिल मैंने अभी कुछ दिन पहले वो पोइट्री लिखी थी, बारिश में भीगती एक लड़की। तो वो जी, पहलू ही अलग था, उस शायद उस नजरिए से दुनिया उस लड़की को नहीं देखा होगा जिससे मैंने देखने की कोशिश करी। जी। अगर उसकी तो कुछ पंक्तियाँ हो जाएँ तो? हाँ, मुझे एक्चुअली ऐसे याद नहीं रहती, मुझे सबको ढूंढना पड़े। जी, कोई बात नहीं, कभी ना कभी मैं सुन लूँगी आपसे। जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपसे कहा मैं यहाँ बैठे बैठे लिख देता हूँ, तो मेरा ऐसा जॉनर नहीं कि मैं पेन लूंगा, कॉपी लूंगा, फिर सोचूंगा कि क्या लिखना है। मेरी बस कट 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 कलम हाँ, चलेगी और फ्री। अब यही उसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा कोई पता नहीं। बस वो अपने आप रचना बन जाती है, अपने आप से एक रचना बन जाती है। आप लिख वो देते हो, रचना बन जाती है वो। बिल्कुल वो रचना बन जाती। कई बार तो मैं खुद लिखने के बाद मुझे लगता है अच्छा ये मेरी लिखी हुई है क्या। सही बात है, भूल जाते हो। अब इतने इतना लिख दिया कि भूल ही जाते कि लिखा क्या-क्या था। बिल्कुल लिखा क्या क्या था। ये स्थिति मेरे साथ है, तो यहाँ आके मैं कहीं ना कहीं एक लेखक के रूप में कमजोर साबित होता हूँ कि मुझे खुद की रचनाओं के साथ समझौता करना पड़ता है। सही बात है। नहीं होता है, हम भूल जाते हैं कभी-कभी। तो जैसे आप कविताएँ तो आप लिखते ही हैं, तो आपने कभी और किसी चीज़ में ट्राई किया हो जैसे स्टोरी राइटिंग या शायरी होगी, गज़ल होगी, क्या वो भी लिखते हैं आप कि सिर्फ़ कविताएँ लिखते हैं आप? जी जी जी, मैंने स्टोरी राइटिंग ट्राई की है ओके, और दो स्टोरीज मैंने अब तक लिखी थी, इसके संजीदा और ख्वाब या हकीकत करके। अच्छा जी। वो भी कहीं एक पब्लिश की है कि अब अभी तक आपके पास ही है? नहीं, वो प्रतिलिपि जो ऐप साइट है उस पे है। ओके, तो एक जो ख्वाब या हकीकत है वो हॉरर मिस्ट्री है, और इश्क संजीदा तो नाम से ही लग रहा है प्रेम है। सही बात है, पता चल रहा है, सुन के ही पता चल रहा है। और शायरी जी वग़ैरह भी करते हैं आप कि सिर्फ़ जी, शुरुआत ही वहीं से हुई थी मेरी तो राइटिंग की। अच्छा, कोई एक आधी शायरी हो जाए सुंदर सी? शब्दों की महफिल यूं ही सजती रहेगी, जब जब तेरी याद यूं ही आती रहेगी। लोग सजाते हैं दिल अपना तेरी बातों से, उन्हें क्या पता तेरी बिछड़न हमें कब तक जलाती रहेगी। वाह! बहुत सुंदर। यही मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं आप। तो बहुत शुक्रिया सर। तो जैसे मैं एक चीज़ आपसे मतलब ये मेन मुझे लगता है कि हर राइटर के मन में होना चाहिए कि आपने जैसे अभी तक ऑनलाइन ओपन माइक्स में पार्टिसिपेट किया, ऑफलाइन भी किया होगा। आपको क्या लगता है कि जो लोग ऑफलाइन तक नहीं पहुँच पाते, उनके लिए ऑनलाइन का मंच कितना अच्छा हो सकता है और? कि मतलब दोनों में से कौन-सा बेहतर है उन लोगों के लिए जो नहीं कर पाते, अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने नहीं ला पाते? हाँ, ऑनलाइन मंच का सबसे बड़ा फायदा यही है, हर व्यक्ति माइक पे जाने से डरता है, पर ऑनलाइन वो मंच है जो आपको अपनी भाषा को सबके सामने रखने का मौका देता है, जिसमें आपको डरना नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल। मंच काफी अच्छा होता है और ये काफी ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है। हम पूरे वर्ल्ड के, पूरे कंट्री के राइटर्स को एक साथ ला सकते हैं एक मंच पे। जी, बिल्कुल। इसलिए ऑनलाइन मंच बहुत बेहतर मंच है। जी, बिल्कुल। हमारी यही कोशिश है कि बीबीटी के माध्यम से हम उन सब राइटर्स तक पहुँच पाएँ, जो अभी भी छुपे हुए हैं। हमारी कोशिश यही है। जी और ऑफ बिल्कुल, और हम जरूर पहुंचेंगे।
जी, थैंक यू। तो आपने भी ऑफ़लाइन में कभी पार्टिसिपेट किया है कि ऑनलाइन में ही करते हैं सिर्फ़? हाँ, मैंने किया है 1-2 बार ऑफ़लाइन में पार्टिसिपेट। एक तो कॉम्पिटिशन था जो मैंने जीता भी था ओह वाओ! और तो कांग्रेचुलेशंस। 2 जगह में शुक्रिया सर और 2 जगह मैंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा जी। तो कैसी फीलिंग आती है आपको जब ऑफ़लाइन में जाते हो तो ऑनलाइन में जाते हो, कैसा लगता है आपको? हाँ, फीलिंग दोनों ही जगह अच्छी आती है क्योंकि हमारे शब्दों को दुनिया में समझने का मौका मिलता है। जी, वहाँ बिल्कुल। बैठे लोग जो होते हैं उन शब्दों की फनकार के लिए कुछ बदलाव आते हैं ऑफ़लाइन मंच से, मैंने ये देखा। ऑनलाइन मंच की अपेक्षा ऑफ़लाइन मंच असर ज़्यादा छोड़ते हैं जी, लोगों की बिल्कुल, सोच ये पे। तो है। ऑफ़लाइन में जाके हमें सीधा जो एक रिव्यू मिल जाता है, वाह-वाही भी मिल जाती है और गलतियाँ भी उसी टाइम हमें समझ अपनी लग फिर जाती हैं और दूसरों को देख के हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं। बहुत जल्दी सीख लेते हैं जी, बिल्कुल। और वहाँ से शब्द जो प्रकाशित होते हैं वो काफ़ी लोगों तक पहुँचते हैं एक्चुअली कि जी, मैं वहाँ बिल्कुल। गया था, उसने ऐसा सुना था। जी, 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 बिल्कुल। ऑनलाइन मंच ऑनलाइन मंच अधिकतर लोग भूल जाते हैं। हाँ, ये तो है, राइट, राइट। ये तो है मतलब यही है मतलब ऑनलाइन में जैसे कोरोना काल में लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं थी। मतलब जो राइटर्स घर में जहाँ जो कुछ गृहिणियाँ थी, जो बच्चे थे लिख रहे थे, तब वो सिर्फ़ लिख रहे थे। ऑनलाइन के आने से एक क्रांति आई कि वो अपना कहीं जाके सुनाना शुरू किया और उनको उसी से कॉन्फिडेंस आया कि वो ऑफ़लाइन तक भी पहुँच पाएँ। जी, बिल्कुल। जैसे मैंने मेरी कम्युनिटी खोली थी ऑनलाइन से शुरू करके आज वो ऑफ़लाइन रन हो रही है। तो ये जी। वहीं से चीज़ें आई थी। जी, बिल्कुल, क्योंकि कोरोना ने अगर बहुत कुछ लिया है हमसे तो हमें वाक़ई में दिया भी है बहुत कुछ। हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी भी हैं वहाँ पे उस समय में। जी, कोरोना से हमने सबसे ज़्यादा सीखा खुद को पहचानना। बिल्कुल, लोगों का मैंने हुनर बाहर आया देखा है है उस समय में। जी, लोगों को में बदलाव नज़र आया है, कोरोना ने हमें बदल दिया। हमारी बिल्कुल, इंसानियत बाहर आई, हमारे टैलेंट्स बाहर आए, उससे पहले हम बस जी रहे थे। लोगों बिल्कुल, को पता ही नहीं था कि वो अकेले में भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। कई स्टार्टअप्स आए, कई लोगों को फ्रीडम मिली। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे लोगों ने तो वो भी कर दिया घर पे ऐसा फूड भी बना दिया जो कभी बना के भी नहीं देखा था। सबसे ज़्यादा तो वो चला, खाना, कि जी, लोगों बिल्कुल नई-नई रेसिपीज़ चली। बिल्कुल, बिल्कुल। कोरोना ने सबको मतलब उस समय में जो लोगों की शक्ति जा रही थी या दुःख में थे, लोगों ने अपने आप को खुद खुशी देने का एक ज़रिया ढूँढा था उस समय। जी, उनके पास खुद के लिए वक़्त था। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है खुद के लिए वक़्त निकाल पाना, बिल्कुल, बिल्कुल। जो कोरोना ने हमें दिया। जी, बिल्कुल। तो लास्ट में मैं पूछना चाहूँगी कुछ अगर आप राइटर्स को कोई टिप देना चाहें कि राइटर्स को और कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं लिखने के लिए? अगर आप अपनी तरफ से कोई टिप हो या कुछ बताना चाहें? अ, राइटर्स जो लिखते हैं वो अपने आप में खुद ही खूब काबिलियत रखते हैं। मैं उन्हें क्या राय दूँ बट मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि अपने राइटअप को अतीत की तरफ ना ले जाकर या सिर्फ़ भेड़-चाल की तरह प्यार, 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 दर्द, दर्द या इस तरह लिखने की जगह पर ऐसा लिखें कि सामने कुछ बदलाव आ सके पढ़ने के बाद। बिल्कुल। और बस एक राइटर और साहित्य का यही काम है कि वो समाज को बदल सके। जी, तो अपने बिल्कुल। राइटअप को बस थोड़ा सार्थक बनाएँ, बाकी लिखना तो आपको है ही। जी, 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 बिल्कुल, ये तो है। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि आपके फ़ेवरेट कवि या राइटर कौन हैं? किनको आप पढ़ना पसंद करते हैं? जो आपने स्कूल टाइम में भी उनको बहुत पढ़ा हो? ऐसे 2 राइटर्स हैं जिनको मैंने पढ़ना पसंद किया, एक हरिवंश राय बच्चन और एक युval नोआ हरारी। अच्छा जी। हरिवंश राय बच्चन तो मैंने भी बहुत पढ़े हैं और उनकी कविताएँ वाक़ई में मोटिवेट करने वाली होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं जब पढ़ते हैं। जी, इन दोनों में एक ख़ासियत ये थी कि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने समय से 100 साल आगे का लिखा। जी, बहुत बिल्कुल। दूरदर्शी सोच उन्होंने लिखी थी। जी, आपको हर बिल्कुल। पंक्ति में नज़र आएगी जैसे मधुशाला में लिखा था उन्होंने बैर पढ़ाते मंदिर, मस्जिद मेल कराती मधुशाला। जी, बिल्कुल, तो सही ये लिखा था उन्होंने, बिल्कुल सही लिखा था। ये मतलब जो वैसे उन्होंने ही तब लिखा था, वो अब दिख रहा है। वो अब दिखाई दे रहा है। ऐसे बिल्कुल। ही युval नोआ हरारी जी ने इंसान की उत्पत्ति लिखी कि जब हम खानाबदोश घूम रहे थे, तब कहाँ मंदिर मस्जिद थे। जी, तब तो हम आदिवासी थे, हमारे पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, तब कहाँ ये सोशलिस्टिक चीज़ें थी। जी, जी, तो जी। एक अतीत लिखता है, एक भविष्य लिखता है।
बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए दोनों मेरे फ़ेवरेट हैं। जी, बहुत अच्छा, जो हम पढ़ते हैं उसी से सीखते हैं, बिल्कुल हमें उन मतलब अच्छा पढ़ते हैं तो अच्छा ही फिर हम लोगों के अंदर भी लिखने की भावना जागृत रहती है हमेशा। जी, बिल्कुल इसीलिए उन एक ने इतिहास लिखा, एक ने भविष्य लिखा, मैं वर्तमान लिखता हूँ। जी, बिल्कुल, आप वर्तमान लिखते हो, जो वर्तमान में चल रहा है, हो रहा है आस-पास आप उसी पे लिखते हो। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच अभिषेक टाइम देने के लिए आपने अपना टाइम निकाला। तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर और मुझे आशा है कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारे इस सेशन को और सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इस मंच से जोड़ने के लिए। आपका धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच अभिषेक। थैंक यू।